हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय चैनल शिवम स्टडी नॉलेज। स्टूडेंट, इस वीडियो में हम क्लास 12 हिंदी 2025 बोर्ड एग्जाम के लिए एक वायरल मॉडल पेपर लेकर आया हूं। इसमें बताए गए जितने भी क्वेश्चन हैं आप लोगों के 24 फरवरी 2025 बोर्ड एग्जाम में क्लास 12 हिंदी में पूछे जाएंगे। ये एक वायरल पेपर है और इस वीडियो में पूरा जो पेपर है आप लोगों का हिंदी का, इसका मैं पूरा सोल्यूशन आप लोगों को देने वाला हूँ। इसमें बताए गए जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं आप लोगों को तैयार कर लेना है स्टूडेंट। और मैं जितने भी मॉडल पेपर लेकर आता हूं वो सभी मॉडल पेपर मोस्ट इंपॉर्टेंट होते हैं, उसमें बताए गए क्वेश्चंस मोस्ट इंपॉर्टेंट होते हैं। तो तैयार कर लोगे स्टूडेंट तो आपका जो क्लास 12 हिंदी में पूर्णांक है 100 में, तो 100 में से तो आपका 95% बिल्कुल पक्का हो जाएगा। हिंदी एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें आप लोग मनचाहा नंबर ला सकते हैं और इसमें आपका 95% आना कोई बड़ी बात नहीं है। ठीक है, इसको काफ़ी स्टूडेंट सोचते हैं मुश्किल है, लेकिन मुश्किल नहीं है। मैं बात करूं तो ये आपका मुमकिन है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस इसमें बताए गए हैं इस पेपर में। जितने भी स्टूडेंट 24 फरवरी को पेपर देने वाले, ये वीडियो उनको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि उनका भी 95% का सपना पूरा हो सके। वायरल पेपर है स्टूडेंट और ये पूरा पेपर आप लोगों को मैं टेलीग्राम पर भी प्रोवाइड करा देता हूं, तो आप लोग वो ज्वाइन कर लीजिए, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। यहाँ पर देखिए 2025 साहित्यिक हिंदी का पेपर है। जो आर्ट के स्टूडेंट है, आर्ट साइड के, एडमिट कार्ड आप लोग पेपर में लेकर जाइएगा, अनुक्रमांक और नाम लिख लीजिएगा। ठीक है, और पूर्णांक आप लोगों का साहित्यिक हिंदी हो या सामान्य हिंदी का हो, क्लास 12 के 100 नंबर का ही पूर्णांक होता है। समय आपको दिया जाएगा 3 घंटा 15 मिनट, 3 घंटा पेपर को हल करने के लिए और ये 15 मिनट पेपर को अच्छे से पढ़ने के लिए। तो स्टूडेंट आप लोग पेपर को अच्छे से जरूर पढ़ लीजिएगा 15 मिनट। ठीक है, दूसरा पॉइंट है, इस प्रश्न पत्र में 2 खंड है, दोनों खंडों के सभी प्रश्नों का उत्तर देना अनिवार्य है, यानी खंड का और खंड खा, इतना तो आपको पता ही होगा। तो खंड का के सभी प्रश्नों को चलिए सॉल्व कर लेते हैं। 10 बहुविकल्पीय प्रश्न है और आप लोगों को मैंने पहले ही बताया था आप लोग हिंदी के ज़्यादा से ज़्यादा बहुविकल्पीय प्रश्नों को तैयार कीजिए क्योंकि शुरुआत में ही ये पेपर में आते हैं। ठीक है, तो देखिए सबसे पहला क्वेश्चन दिया हुआ है, प्रश्न उत्तर संख्या पहले का नंबर क्वेश्चन कि 84 वैश्वन की वार्ता के रचयिता कौन है। तो इनमें से जो राइट आंसर हो जाएगा, चारों में से बताइएगा, ऑप्शंस दिया हुआ है स्टूडेंट, इनमें से जो सही ऑप्शन हो जाएगा आपका वो गोकुलनाथ हो जाएगा। अब यहाँ पर 1 नंबर आपका कंफर्म हो जाएगा क्योंकि आपने राइट आंसर बता दिया है। ठीक है, ये पेपर समझ लीजिए स्टूडेंट, आप लोग मेरे साथ में सॉल्व कर रहे हैं। ठीक है, मेरे साथ में आप लोग सॉल्व कीजिए और आपको कितने क्वेश्चन का आंसर पता है वो भी कमेंट में जरूर बताइएगा कि सर हमें पहले से इस क्वेश्चन का आंसर आता था। ठीक है, इससे मुझे आप लोगों की तैयारी का पता लग जाएगा कि आपने किस प्रकार से तैयारी कर रहे हैं और आपकी अभी तक कहाँ तक तैयारी हो चुकी है हिंदी की। ठीक है, खा नंबर क्वेश्चन है, हिंदी किस वर्ष नई चाल में ढली। 1 नंबर का क्वेश्चन है, आपको बताना है कि हिंदी किस वर्ष नई चाल में ढली। तो इनमें से आपका राइट आंसर हो जाएगा सन 1873 ईस्वी में हिंदी जो है नई चाल में ढली थी। और सेम टू सेम मैं बात करूं स्टूडेंट, जो स्टूडेंट सोचते हैं कि पेपर ये नकली है, तो ये पेपर नकली है लेकिन इसमें बताए गए क्वेश्चंस असली है। और पेपर सेम टू सेम मैं बात करूं, सेम टू सेम ऐसे ही पेपर आपकी बोर्ड एग्जाम में भी आएंगे। जिस तरह से मैंने क्वेश्चंस को लेकर आया हूं, क्वेश्चंस ऐसे आएंगे। ठीक है, और इसमें बताए गए क्वेश्चंस आपके 24 फरवरी के पेपर में भी आएंगे। ठीक है, तो तैयार कर लीजिएगा, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। गा नंबर क्वेश्चन देखिए, उपन्यास सम्राट माने जाते हैं। तो उपन्यास सम्राट मैंने काफी बार बताया है, मुंशी प्रेमचंद्र जी जो है उपन्यास के सम्राट माने जाते हैं। गा नंबर क्वेश्चन देखिए यहाँ पर, घा नंबर कि त्यागपत्र के रचनाकार कौन है। तो त्यागपत्र के रचनाकार आप लोग जो क्लास 12 हिंदी में 2nd चैप्टर है, ठीक है, भाग्य और पुरुषार्थ, उसके लेखक कौन है, जैनेन्द्र कुमार जी। त्यागपत्र के रचनाकार जैनेन्द्र कुमार जी ही है। अड़ा नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है यहाँ पर कि रानी नागफनी की कहानी के लेखक कौन है। तो हरिशंकर प्रसाई, जो कि इनका गद्यांश है निंदा रस, इससे भी काफ़ी बोर्ड एग्जाम में आएंगे, मैं आगे आपको दिखाऊंगा। ठीक है स्टूडेंट, तो हरिशंकर प्रसाई जी रानी नागफनी कहानी के लेखक हैं। अब देखिए स्टूडेंट, पद्य से यानी कवि से हमारे 5 प्रश्न पूछे जाएंगे। तो प्रश्नोत्तर संख्या दूसरे का नंबर देखिए, दिया हुआ है कि काव्य रूप में प्रगतिवादी काव्य की समय सीमा मानी जाती है।
तो इनमें से 4 आंसर आपको दिया हुआ है। इनमें से जो सटीक आंसर हो जाएगा स्टूडेंट वो आपका कौन सा हो जाएगा, सन 1936 से 1943 तक। तो ये आपका थर्ड वाला ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, आप लोग स्टूडेंट जितने भी बहुविकल्पीय प्रश्न का आंसर तैयार किए हो इनमें से आप लोग ढूंढिए कि क्या आपको इसका आंसर मिल रहा है। ठीक है, आपको पता है तो कमेंट में जरूर बताइएगा, बेहिचक बताइए, क्योंकि इससे मुझे स्टूडेंट आप लोगों का तैयारी के बारे में पता चलेगा। ठीक है, तो बताओगे तो मुझे अच्छा लगेगा कि भैया आप लोग तैयारी कर रहे हो, पढ़ाई कर रहे हो। ख नंबर क्वेश्चन है कि एक भारतीय आत्मा कहे जाते हैं, तो एक भारतीय आत्मा माखनलाल चतुर्वेदी जी कहे जाते हैं। तो ख नंबर का थर्ड वाला ऑप्शन बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन है ग नंबर, निम्नांकित में खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य कौन है। तो खड़ी बोली का जो प्रथम महाकाव्य है वो आपका प्रिय प्रवास है। इसके जो कवि हैं वो है अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध जी। ठीक है, उसके बाद में देखिए घ नंबर क्वेश्चन, ढ नंबर क्वेश्चन है कि कौन सा यहाँ पे देखिए काव्यांदोलन के स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह है। तो इनमें से जो मैं बात करूँ राइट आंसर तो आपका छायावाद हो जाएगा, फर्स्ट विकल्प बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, अड़ा नंबर क्वेश्चन दिया हुआ स्टूडेंट, क्या दिया हुआ है कि हम राही नहीं राहु के अन्वेषी हैं, किसने कहा था। तो ये भैया आगेश जी ने कहा था। अब आप लोग कमेंट में बताइए कि आगेश जी का पूरा नाम क्या है। ठीक है, आप लोग अच्छे से तैयारी करते हो, मैंने काफ़ी बार आपको वीडियोज में बताया है। ठीक है, तो आगेश जी का पूरा नाम क्या है बताइएगा। ठीक है, आप लोग अच्छे से तैयारी करते हैं हिंदी में। देखिए स्टूडेंट, हिंदी एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें क्या है आपका और भी अदर सब्जेक्ट में नंबर कम आता है और इसमें आप लोग ज़्यादा नंबर ले आते हैं, तो आपका पूरा मैनेज हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर देखिए तीसरा नंबर क्वेश्चन आ गया है इस पेपर का, और सेम टू सेम में बात करूँ 100% आपके 24 फरवरी को ऐसे ही पेपर आएगा। पेपर का पैटर्न सेम ऐसे ही रहेगा, बस फर्क इतना रहेगा कि प्रश्न जो है आपका चेंज रहेगा, जो कि एग्जामिनर के थ्रू वो दिया होगा। ठीक है, और इसमें से मैं जितने भी पेपर आप लोगों को आज तक सॉल्व करा रहा हूँ, ठीक है, और आगे भी सॉल्व कराऊंगा जब तक आपका हिंदी का पेपर नहीं हो जाता, तो उतना आप लोग तैयार करते रहिए। सभी पेपर को देखिए, सभी बताए गए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को तैयार कीजिए, क्योंकि ये एक प्रकार के पेपर के थ्रू इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को मैं आप लोगों को बता रहा हूं। ठीक है, ये मेरा अनुभव का पेपर है। ठीक है, मेरे द्वारा बनाया हुआ। तो तीसरे क्वेश्चन में है कि निम्नलिखित गद्यांश पर आधारित प्रश्नों का उत्तर दीजिए। 10 नंबर का आपका गद्यांश पेपर में होता है। टोटल में बात करूं तो 2 गद्यांश आपके पेपर में पूछे जाते हैं, हमने काफ़ी सारे मॉडल पेपर में बता रखा हूं। ठीक है, तो यहाँ पर सीधा दिया हुआ है कि निम्नलिखित गद्यांश पर आधारित प्रश्नों का उत्तर लिखिए। तो ये गद्यांश दिया हुआ है। ठीक है, ये आपका गद्यांश है, इससे जुड़े ये 5 प्रश्न हैं और हमें इन्हीं 5 प्रश्न का उत्तर देना रहेगा। दोनों में से दिया हुआ है, चाहे आप ये वाला कर लीजिए या इसके 5 प्रश्नों का उत्तर दीजिए। ठीक है, जैसे मान लीजिए कि मुझे ये वाला आता है कि ये अनुभव कितना चमत्कारी है कि यहाँ जो जितनी अधिक बूढ़ी है वो उतनी ही उत्फुल्ल, ठीक है, उत्फुल्ल मुस्कानमयी है। ये दीपक की ज्योत जागरूक जीवन, ठीक है, दीपक की ज्योत जागरूक जीवन, एक प्रकार से ये गद्यांश दिया हुआ है। अब इसमें देखिए सबसे पहला प्रश्न क्या दिया हुआ है, क्योंकि 5 क्वेश्चन होंगे, 2 नंबर का प्रत्येक प्रश्न रहता है। तो उसमें पहला क्वेश्चन है कि उपयुक्त गद्यांश के पाठ और लेखक का नाम बताइए। ठीक है, तो पाठ और लेखक का नाम आपका क्या है, इस चैप्टर का नाम में बात करूं तो वो रॉबर्ट नर्सिंग होम में है। ठीक है, क्या नाम है, रॉबर्ट नर्सिंग होम चैप्टर का नाम है। ठीक है, और इसके लेखक का नाम है कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर। ठीक है, तो आपका 2 नंबर कंफर्म हो जाएगा क्योंकि आपने संदर्भ लिख दिया है। उसके बाद में देखिए रेखांकित अंश की व्याख्या, ये जो रेखा खींची हुई है ना कि ये अनुभव कितना चमत्कारी है कि यहाँ जो जितनी अधिक बूढ़ी है वो उतनी ही उत्फुल्ल मुस्कानमयी है, तो इसी का व्याख्या करना है जो कि ऑलरेडी कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर जी ने कर रखा है। आप लोगों को गद्यांश जो आपका क्वेश्चन बैंक है हिंदी में उसमें आपको ये मिल जाएगा गद्यांश। ठीक है, तैयार कर लीजिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। बाकी के जो 3 क्वेश्चन है, ठीक है स्टूडेंट, इसका आंसर आप लोगों को इसी में देखने को मिल जाएगा, इसी गद्यांश में। बस थोड़ा आप लोग दिमाग लगाइएगा, ठीक है, और आपको सारे क्वेश्चन का आंसर देखने को मिल जाएगा। अथवा करके क्वेश्चन ये वाला दिया हुआ है, ठीक है, ये वाला गद्यांश, इनमें से भी आप 5 क्वेश्चन का आंसर दे दीजिए। और जैसा कि मैं हर एक पेपर में बताता हूँ, हिंदी के खासकर मैं बात कर रहा हूँ कि 2 प्रश्न इसमें कंपलसरी होता है। ठीक है, एक आपका पाठ और लेखक का नाम और एक इसमें जो रेखांकित अंश की व्याख्या होती है। ये क्वेश्चन आपको गद्यांश और पद्यांश दोनों में देखने को मिलेगा, मैं आपको आगे पद्यांश भी दिखाऊंगा। ठीक है, तो ये किस चैप्टर से लिया गया इसमें, क्योंकि सबसे फर्स्ट क्वेश्चन यही पूछा जाता है कि उपयुक्त गद्यांश के पाठ और शीर्षक लेखक का नाम लिखिए। तो ये भैया लिया गया है आपका, क्या नाम है, राष्ट्र का स्वरूप। चैप्टर का नाम है राष्ट्र का स्वरूप और इसके लेखक मुझे बताने की आवश्यकता नहीं क्योंकि आप लोग जानते हैं डॉक्टर वासुदेव शरण अग्रवाल जी हैं। ठीक है, इसमें 2 क्वेश्चन जो रेखांकित अंश की व्याख्या, जो रेखा खींची हुई है यहाँ से कि जो राष्ट्रीयता
पृथ्वी के साथ नहीं जुड़ी वो निर्मूल होती है। राष्ट्रीयता की जड़ें पृथ्वी में जितनी गहरी होगी उतना ही राष्ट्रीय भावों का अंकुर पल्लवित होगा। ठीक है, तो इसका भी व्याख्या आपको करना रहेगा। बाकी का जो 3 क्वेश्चन होता है स्टूडेंट, जैसा कि मैंने बताया, इसका आंसर आपको इसी गद्यांश में देखने को मिलेगा। ठीक है, आप लोग पढ़कर तैयार कर लीजिए, काफ़ी इंपॉर्टेंट ये गद्यांश होते हैं। अब देखिए अगला क्वेश्चन 4 नंबर। देखिए 4 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित पद्यांशों पर आधारित प्रश्नों का उत्तर लिखिए। ठीक है, ये भी आपका 10 नंबर का पद्यांश होता है। पेपर में 2 पद्यांश होते हैं जो कि कवि और उनकी चैप्टर से, यानी उनकी शीर्षक जिसको हम चैप्टर कहते हैं उससे रिलेटेड होता है। 2 पद्यांश इसमें भी पूछे जाते हैं, इसके भी प्रश्नों का हमें उत्तर देना होता है। ठीक है, यहाँ पर इसमें भी बाकायदा बताया हुआ है कि पद्यांशों पर आधारित प्रश्नों का उत्तर लिखिए। ठीक है, 5 प्रश्न दिए जाएंगे, हर एक प्रश्न का जब आप लोग उत्तर लिखेंगे तब आपको 2 नंबर एग्जामिनर देगा। देखिए जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है पद्यांश कि दुख की पिछली रजनी बीत विकसिता सुख का नवल प्रभात, एक पर्दा एक छीना नील छिपाए है जिसमें सुख गात, जिसे तुम समझे हो अभिशाप जगत की ज्वालाओं का मूल, इश यहाँ पे देखिए इश का वो रहस्य वरदान, कभी मत जानो इसको, यहाँ पे देखिए कभी मत इसको जाओ भूल। तो एक प्रकार से ये पद्यांश दिया हुआ है और इसमें जैसा कि मैंने बताया 2 प्रश्न कंपलसरी होगा, आपको गद्यांश में ही बता दिया था। उपयुक्त पद्यांश का शीर्षक और कवि का नाम लिखिए। तो ये जो आपका पद्यांश लिया गया है स्टूडेंट, ये श्रद्धा मनु से लिया गया है। ठीक है, किससे लिया गया है? श्रद्धा मनु चैप्टर से लिया गया है और इसके जो आपके कवि हो जाएंगे वो हो जाएंगे जयशंकर प्रसाद जी। ठीक है, कौन हो जाएंगे? जयशंकर प्रसाद जी। उसके बाद में देखिए रेखांकित अंश की व्याख्या दिया हुआ है, हमें इसका व्याख्या यानी इसका अर्थ बताना होगा। ठीक है, यहाँ से आप देख सकते हैं, यहाँ से लेकर यहाँ तक इसका दिया हुआ है, रेखा खींचा हुआ है और इसी का हमें व्याख्या करना है, जो कि ऑलरेडी कौन कर रखा है? आपके जयशंकर प्रसाद जी ने। ठीक है, उसके बाद में देखिए जो 3 आपके प्रश्न होंगे वो इसी पद्यांश से जुड़े होंगे, इसका आंसर आप लोगों को देना होगा। तो ये समझ में आ गया। सेम अथवा वाला ये भी सिचुएशन है आपका। ठीक है, सावधान मनुष्य यदि विज्ञान है तलवार, तो दो इसे दे, यहाँ पे देखिए, तो इसे दे फेंक तजकर मोह स्मृति के पार, हो चुका है सिद्ध है तू शिशु अभी अज्ञान, फूल कांटों की तुझे कुछ भी नहीं पहचान, खेल सकता तू नहीं ले काट में तल, यहाँ पे देखिए खेल सकता तू नहीं ले हाथ में तलवार, काट लेगा अंग तीखी बड़ी है ये धार। तो एक प्रकार से ये पद्यांश है और ये इसमें यहाँ पर सबसे पहला जो क्वेश्चन पूछा गया है कि उपयुक्त पद्यांश का शीर्षक और कवि का नाम लिखिए। तो अभिनव मनुष्य, आप लोगों ने सुना होगा चैप्टर का नाम अभिनव मनुष्य, जो चैप्टर है आप लोगों का, ठीक है, क्लास 12 हिंदी में, उससे लिया गया है और इसके जो कवि हैं रामधारी सिंह दिनकर जी हैं। ठीक है, आप लोगों को हिंदी का कॉपी वाला वीडियो स्टूडेंट जरूर देखना चाहिए, उसमें भी मैंने बताया है कि आपको हिंदी का पूरा पेपर सॉल्व कैसे करना है और हिंदी की जो पूरी कॉपी है स्टूडेंट, ठीक है, पूरी कॉपी 24 फरवरी को आप लोगों को कैसे लिखना है, उसमें मैंने बहुत ही बेहतरीन तरीका आप लोगों को बताया है। तो एक बार वो वीडियो जरूर देख लीजिएगा स्टूडेंट। ठीक है, उससे क्या है, जब आप लोग कॉपी का वीडियो देख लेते हो तो 20 से 30 नंबर आपका पक्का हो जाता है। वैसे पक्का हो जाता है स्टूडेंट जैसे कि आप 70 नंबर का पूर्णांक किए हो, तो आपका 20-30 नंबर आपका उस तरह से, जब आप कॉपी के लिखने का तरीका जान जाते हैं तो जब वो पता चल जाता है तो आपका 20 से 30 नंबर आगे बढ़ जाता है, क्योंकि आपको लिखने का तरीका मालूम हो गया है। ठीक है, तो ये आपका 2 पद्यांश दिया जाता है, एक अभिनव मनुष्य से और एक दिया था श्रद्धा मनु से। ठीक है, दोनों के बारे में बता दिया है और ये दोनों का वीडियो आप लोगों को चाहिए। ठीक है, कैसा चाहिए वीडियो? दोनों का वीडियो आप लोगों को चाहिए कि कैसे सॉल्व करना है पद्यांश और गद्यांश। मैंने वीडियो चैनल पर बना रखा है, प्लेलिस्ट पर विजिट करोगे सारी वीडियोज आपको मिल जाएंगी। 5 नंबर क्वेश्चन देखिए, 5 नंबर का नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित लेखकों में से किसी एक लेखक का साहित्यिक परिचय देते हुए उनकी रचनाओं का उल्लेख कीजिए। ठीक है, अधिकतम शब्द सीमा 80 शब्दों में आपको उनके साहित्यिक परिचय और उनकी रचनाओं के बारे में आपको बताना रहेगा। ठीक है, 5 नंबर आपको दिया जाएगा। अब देखिए 5 नंबर कैसे दिया जाएगा वो भी मैं बात कर लेता हूं, और आपको इनमें से यानी ये तीनों में से किसी एक लेखक का साहित्यिक परिचय और उनकी रचनाओं को लिखना है 24 फरवरी को। ठीक है, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी, दूसरे हैं कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर जी और तीसरे हैं पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी। ठीक है, तो ये तीनों का आप लोग जो है जीवन परिचय तैयार कर लीजिए। आप लोगों को नहीं पता है कि इनका जीवन परिचय कैसे लिखना है, ठीक है, और इनका जीवन परिचय कहाँ पर मिलेगा, तो आपको हमारे चैनल पर मिल जाएगा। ठीक है, कवि हो या लेखक, सभी का वीडियो आपको चैनल पर देखने को मिल जाएगा। इन देखिए यहाँ पर बताया गया है कि किसी एक लेखक का, तो तीनों में से आपका किसी एक का लिखना रहेगा, ये आपको जरूर याद रखना है।
ठीक है। खा नंबर है कि निम्नलिखित कवियों में से किसी एक कवि का साहित्यिक परिचय देते हुए उनकी कृतियों का उल्लेख कीजिए। शब्द सीमा कितने हैं? 80 शब्दों में आपको एक कवि का जीवन परिचय और एक लेखक का लिखना होगा। ठीक है, जिसके लिए आपको इसमें भी 5 नंबर दिए जाएंगे। अब देखिए 3 नंबर दिया जाएगा स्टूडेंट साहित्यिक परिचय का और 2 नंबर दिया जाएगा इनकी कृतियों के लिए। तो देखिए इस बार 24 फरवरी में जो कवि है जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वो है आपके सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी, महादेवी वर्मा जी, तीसरे है जगन्नाथ दास रत्नाकर जी। ठीक है, तो ये तीनों कवि का आप लोग जीवन परिचय स्टूडेंट तैयार कर लीजिए। मोस्ट इंपॉर्टेंट ये जीवन परिचय है। 6 नंबर क्वेश्चन देखिए, पंचलाइट कहानी की कथा वस्तु लिखिए। पंचलाइट कहानी का यानी आपको पूरा सारांश लिख देना है भैया, कथा वस्तु की भैया पंचलाइट कहानी में हुआ क्या, गोधन के साथ क्या हुआ। ठीक है, गांव में जो भैया एक प्रकार से लालटेन यानी जिसको पेट्रोमैक्स कहा जाता था वो लेकर आए थे, तो उसके बारे में यानी गोधन के बारे में पूरी आपको विस्तार से समझाना है। पूरा पंचलाइट कहानी के बारे में आपको बाकायदा बताना पड़ेगा। ठीक है, ये 5 नंबर का आपका पेपर में होता है। इसमें शब्द सीमा कितने हैं? शब्द सीमा 80 है। अधिकतम शब्द सीमा 80 शब्दों में पूछा जाता है। ठीक है, और ये हर साल पेपर में आता है, मैंने काफ़ी बार आपको बताया भी हुआ है। अथवा करके ये भी दिया हुआ है, देखिए कि बहादुर अथवा पंचलाइट कहानी के प्रमुख पात्र की चारित्रिक विशेषताओं पर प्रकाश डालिए। ठीक है, बहादुर के बारे में कर दीजिए या पंचलाइट जो कहानी के प्रमुख पात्र हैं गोधन, उनके चरित्र यानी उनके जो विशेषताएं हैं, उनकी खूबियां हैं, उनके बारे में बताइए। ठीक है, तो यहाँ पर आपको 3 ऑप्शन दे दिया जाता है एग्जामिनर की तरफ से, एक पंचलाइट वाला, एक बहादुर वाला, फिर पंचलाइट वाला जो कि कहानी के प्रमुख पात्र के ऊपर। ठीक है, तो इसका वीडियो चैनल पर मिल जाएगा, नहीं तो आप यूट्यूब पर सर्च कर लेंगे पंचलाइट कहानी। ठीक है, सारांश शिवम स्टडी नॉलेज, इंपॉर्टेंट ये कहानी होता है, आपको वीडियो मिल जाएगा चैनल पर। उसके बाद में देखिए 7वां क्वेश्चन, स्वपठित खंडकाव्य के आधार पर किसी एक खंडकाव्य के प्रश्न का उत्तर लिखिए। ठीक है, किसी एक खंडकाव्य के प्रश्न का आपको उत्तर लिखना रहेगा। अधिकतम शब्द सीमा इसमें भी 80 शब्दों में होता है। ये जिला वाइज होता है, जैसे जो हमारी यूपी के 75 जिला है उनमें जो हमारी स्टूडेंट रहते हैं 75 जिलों में, ठीक है, उनके अलग डिस्ट्रिक्ट में अलग खंडकाव्य होता है। ठीक है, जैसे यहाँ पर देखिए सबसे पहला है मुक्ति यज्ञ खंड काव्य। ठीक है, किसी में आपके सत्य का जीत, किसी में रश्मरथी, किसी में आलोक वृत्त, ठीक है, और किसी में त्यागपति, किसी में श्रवण कुमार। ठीक है स्टूडेंट, मेरी डिस्ट्रिक्ट की मैं बात करूँ तो हमारे यहाँ पर त्यागपति खंड काव्य लगता है। अब आपके जिले में कौन सा खंड काव्य लगता है, आप लोगों को क्वेश्चन बैंक में जाना है, खंड काव्य वाले भाग में जाओगे, अपना जिला ढूंढिए, वही खंड काव्य आप लोगों का है और उसी को तैयार कर लीजिएगा। कोई अन्य खंड काव्य आप लोग तैयार करके पेपर में लिख देते हो तो आपका वो नंबर 5 नंबर कट जाएगा। ठीक है, तो ध्यानपूर्वक आप लोग जो आपके जिला का खंडकाव्य है उसी को तैयार कीजिएगा स्टूडेंट। अब आ चुका है खा नंबर, प्रश्नोत्तर संख्या में हमारा जो है 7वां नंबर कंप्लीट हो गया खंड काव्य वाला। अब आ गया है खंड खा। खंड खा जिससे हम क्या कहते हैं, हिंदी व्याकरण। हिंदी व्याकरण का सारा भाग यहाँ से हमारा स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, इसमें संस्कृत का गद्यांश, प्रश्न, ठीक है, रस छंद अलंकार, फिर निबंध और भी प्रत्यय संधि, फिर पत्र लेखन, सारी चीज़ें इसमें रहती हैं। तो देखिए यहाँ पर प्रश्नोत्तर संख्या 8 नंबर का नंबर क्वेश्चन क्या दिया हुआ है कि निम्नलिखित संस्कृत गद्यांशों में से किसी एक का संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद कीजिए। 7 नंबर आपको दिया जाएगा। यहाँ पर आपको करना क्या है स्टूडेंट, मैं पहले आपको प्रश्नों में सही से समझा देता हूँ। ठीक है, 2 आप लोगों का संस्कृत का गद्यांश पेपर में दिए जाते हैं। ठीक है, 24 फरवरी के पेपर में भी 2 गद्यांश दिए जाएंगे ऐसे ही। ठीक है, 2 गद्यांश होता है। अब इनमें से किसी एक को आप लोगों को क्या है, इसका संदर्भ लिखना है। ठीक है, किस चैप्टर से लिया गया है और इसका अनुवाद करना है। ये संस्कृत में है, जैसे संस्कृत साहित्य आदि कवि, तो इसको हिंदी में लिखना है कि संस्कृत साहित्य आदि कवि वाल्मीकि, महिऋषि, अब देखिए महिऋषि व्यास, तो महिऋषि व्यास, कवि गुरु, कवि कुल गुरु, इस तरह से आपको हिंदी में इनका लिखना पड़ेगा। संस्कृत में दिया हुआ है ना, तो इसको हिंदी में आप लोग उठाकर अनुवाद कर दीजिए। तो 5 नंबर आपको अनुवाद का दे दिया जाएगा स्टूडेंट, 2 नंबर इसका संदर्भ के लिए। तो मैं चैप्टर का नाम बता देता हूँ और आप लोगों को वैसे ही चैप्टर का नाम यहाँ पर पता चल जाता है, थोड़ा आप लोग दिमाग लगाइएगा। संस्कृत साहित्य यानी संस्कृत भाषा या महत्तम चैप्टर जो है आप लोगों का हिंदी का, ठीक है, संस्कृत गद्यांश का, उससे लिया गया है। 7 नंबर आप लोगों को एक संस्कृत के गद्यांश में दी जाएंगे। बस आपको 2 ही चीज़ करना है इसमें, आपको चैप्टर का नाम लिखना है जो कि बहुत ही ईजी होता है। ठीक है, और एक आप इसमें अनुवाद करना होता है। अनुवाद आपको थोड़ा मुश्किल हो सकता है, लेकिन जो स्टूडेंट अच्छे से तैयारी किया होगा, पढ़ा होगा, तो उसी का ये पूरा बेड़ा पार है और 5 नंबर वो हिंदी अनुवाद में लेकर जाएगा। ठीक है, तो ये आपका ये पहला वाला, इसका अनुवाद आप लोग नहीं कर सकते तो आप अथवा करके ये वाला कर लीजिएगा। ठीक है, जो कि लिया गया किससे, जातक कथा से। जातक कथा के उल्लू का जातकम,
जो है भाग है, उससे ये आपका संस्कृत का गद्यांश लिया गया है स्टूडेंट। तो ये आप लोग कर लीजिएगा, नहीं आता है तो पेपर मैंने ऑलरेडी सॉल्व करा रखा है, वीडियो चैनल पर मिल जाएगा या यूट्यूब पर आप जो भी वीडियो चाहिए आपको सर्च कर लीजिए, बस शिवम स्टडी नॉलेज लिख दीजिएगा। ठीक है, मान लीजिए कि आपको सर्च करना है कि संस्कृत का गद्यांश कक्षा 12 हिंदी का कैसे हल करें, शिवम स्टडी नॉलेज, वीडियो आपको मिल जाएगा चैनल पर, तुरंत मिल जाएगा वीडियो। आपको ज़्यादा भटकने की आवश्यकता नहीं रहेगी और आपको कोई अन्य वीडियो नहीं मिलेगा, सिर्फ आपको हमारा ही वीडियो मिलेगा जब आप शिवम स्टडी नॉलेज लिख दोगे। प्रश्नोत्तर संख्या खा देखिए कि निम्नलिखित संस्कृत श्लोक में से किसी एक का 7 संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद कीजिए। ये भी 7 नंबर का है और इसमें भी सेम प्रोसेस है, यानी मैं बात करूं 2 नंबर आपको दिया जाएगा संदर्भ का। ठीक है, श्लोक यानी श्लोक कह लीजिए या पद्यांश कह लीजिए, संस्कृत का पद्यांश। ठीक है, और 5 नंबर यहाँ पर भी आपको दिया जाएगा इसका, जब आप लोग अनुवाद करेंगे, हिंदी में अनुवाद करेंगे। ठीक है, तो ये जो लिया गया है स्टूडेंट, मैं बात करूं किस चैप्टर से लिया गया है, तो चैप्टर का नाम है दूत वाक्यम। ठीक है, चैप्टर का नाम है दूत वाक्यम, जिससे कि आपका 2 नंबर कंफर्म हो जाएगा संदर्भ के लिए। अब आपको इसका हिंदी में अनुवाद कर देना है। अथवा वाला आप मान लीजिए कि ऊपर वाले का अनुवाद नहीं जानते हैं तो आप ये वाला जानते होंगे, जो कि सुभाषित रत्नानि चैप्टर से लिया गया है। हर साल मैं बात करूं स्टूडेंट, इससे एक ना एक, ठीक है, एक ना एक स्टूडेंट आप लोगों को श्लोक देखने को मिलेगा पेपर में, और इस बार कंफर्म है कि इससे भी एक आपके श्लोक आने वाले हैं। तो सुभाषित रत्नानि जो चैप्टर है, इसके सारे श्लोक को अभी से आप लोग पढ़ लीजिए, तैयार कर लीजिए, कुछ भी कीजिए लेकिन पढ़ लीजिएगा, क्योंकि पेपर में आएगा तो 7 नंबर आपको छोड़ना नहीं है। और 7 नंबर कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आप सभी के लिए, ये आपसे बेहतर कोई नहीं समझ सकता स्टूडेंट। ठीक है, तो ये तैयार कर लीजिएगा, दोनों में से किसी एक को तैयार करना है। अब देखिए 9 नंबर क्वेश्चन दिया हुआ कि निम्नलिखित प्रश्नों में से किन्हीं 2 प्रश्नों का संस्कृत में उत्तर दीजिए। 4 नंबर दिया जाएगा, यहाँ पर देखिए 2 + 2 = 4 दिया हुआ है। ये 4 प्रश्न संस्कृत का है, इनमें से किन्हीं 2 प्रश्नों का आपको संस्कृत में उत्तर देना है। ठीक है, ये मान लीजिए कि आप ये 2 प्रश्नों का उत्तर जानते हैं तो आप लोग संस्कृत में दे दीजिए। एक प्रश्न के लिए आपको 2 नंबर एग्जामिनर दे देगा। जैसे यहाँ पर देखिए सबसे पहला क्वेश्चन दिया हुआ है कि संस्कृत साहित्य से आदि कवि का अस्ति, तो यहाँ पर लिखना है संस्कृत साहित्य आदि कवि का की जगह पर वाल्मीकि अस्ति। ठीक है, 2 नंबर आपका कंफर्म हो जाएगा, बस इसमें क्या है का वाला हटाकर वाल्मीकि लिख देना है, तो ये आपका 2 नंबर का क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, संस्कृत में लिखना रहेगा, तो पढ़ लीजिएगा, और चैप्टर आपको हिंदी जो आपका हिंदी का क्वेश्चन बैंक है उसमें भी मिल जाएगा। 10 नंबर क्वेश्चन देखिए स्क्रीन पर दिया हुआ है, 10 नंबर का नंबर क्वेश्चन कि हास्य रस अथवा करुण रस के स्थायी भाव के साथ उसकी परिभाषा उदाहरण सहित लिखिए। ठीक है, तो ये हर साल आता है आपका रस छंद अलंकार, मैंने काफ़ी बार आपको पेपर में बताया है, तो पढ़ लीजिएगा। 2 नंबर दिया जाएगा इसमें भी। खा नंबर में है कि रूपक अलंकार अथवा श्लेष अलंकार का लक्षण उदाहरण सहित लिखिए, इसमें भी 2 नंबर दिया जाएगा, 1 नंबर परिभाषा का और 1 नंबर उदाहरण का। ठीक है, अथवा करके जिसमें दिया होगा समझ जाइए कि इसमें से आपको केवल एक ही करना रहेगा दोनों में से। गा नंबर है कि दोहा अथवा सोरठा छंद का लक्षण एवं उदाहरण लिखिए, ये भी 2 नंबर का होता है। ठीक है, तो इसको भी आप लोग तैयार कर लीजिएगा। 11 नंबर क्वेश्चन देखिए कि निम्नलिखित में से किसी एक विषय पर निबंध लिखिए, यानी किसी एक टॉपिक पर आपको निबंध लिखना है। 9 नंबर दिया जाएगा निबंध के लिए, और वो कौन सा विषय हो सकता है देखिए, भारत में भ्रष्टाचार की समस्या, भारत में आतंकवाद कारण और निवारण, ठीक है, पर्यावरण प्रदूषण की समस्या और जनसंख्या वृद्धि की समस्या। ठीक है, तो इस पर आप लोगों को निबंध लिखना है, 250 शब्दों में निबंध लिख दोगे, 9 नंबर आपका कंफर्म हो जाएगा। ठीक है, और आपको वीडियो नहीं मिल रहा है, ठीक है, वीडियो आपको नहीं मिल रहा कि भारत में भ्रष्टाचार की समस्या का निबंध कैसे लिखे, सटीक निबंध जो कि 250 शब्दों से ज़्यादा ऊपर ना जाए ना ज़्यादा नीचे रहे और 9 नंबर दिलाने के लिए इनफ हो, तो आपको भारत में भ्रष्टाचार की समस्या यूट्यूब पर सर्च करना है कि भारत में भ्रष्टाचार की समस्या व समाधान शिवम स्टडी नॉलेज, आपको वीडियो मिल जाएगा। उसमें सटीक मैंने कॉपी में लिखकर बताया है कि कैसे आप लोगों को पेपर में निबंध लिखना है। ठीक है, तो वो भी आपको तरीका मालूम हो जाएगा। ये चारों टॉपिक पर आपको हमारे चैनल पर या यूट्यूब पर सर्च करोगे शिवम स्टडी नॉलेज, आपको झट से वीडियो मिल जाएगा। ठीक है, तो ये तैयार कर लीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है 9 नंबर आपके निबंध के लिए। ठीक है, प्रश्नोत्तर संख्या 12 नंबर का पहला क्वेश्चन देखिए क्या दिया हुआ है कि पवन का संधि विच्छेद होगा। ये 4 ऑप्शन है और इनमें से कोई एक सटीक विकल्प है जो कि बहुविकल्पीय की तरह ये भी दिया हुआ है। ठीक है, लेकिन ये संधि है, तो देखिए पवन का संधि विच्छेद क्या हो जाएगा, इनमें से सटीक आंसर आपका खा वाला हो जाएगा, पो प्लस अन हो जाएगा पवन का सही संधि विच्छेद। दूसरा क्वेश्चन दिया हुआ है कि हरिश चुनौती का संधि विच्छेद होगा, तो हरिश चुनौती का जो सही संधि विच्छेद हो जाएगा वो आपका खा वाला हो जाएगा, हरि प्लस चुनौती हो जाएगा इसका राइट आंसर। ठीक है,
हरीश प्लस चुनौती हो जाएगा इसका राइट आंसर। और स्टूडेंट आप लोगों को बैकग्राउंड में काफ़ी सारी आवाज़ें सुनाई दे रही होंगी जो कि अननोन आवाज़ है, तो आवाज़ है, तो उसको प्लीज़ इग्नोर कर लीजिएगा, ठीक है। वीडियोज प्रॉब्लम होती है बनाने में, काफ़ी सारी प्रॉब्लम का सामना करना पड़ता है, ऐसे वीडियोज नहीं बन जाते हैं, ठीक है। बाहरी आवाज़ आपको बहुत सारी सुनाई दे रही है तो उसको इग्नोर कर लीजिएगा, सिर्फ आप हमारी बातों को सुनिएगा। तीसरा क्वेश्चन दिया हुआ है कि पो प्लस इत्रम की संधि विच्छेद हो जाएगा, तो इनमें से खा वाला हो जाएगा, पवित्रम हो जाएगा सही संधि विच्छेद, ठीक है। तो आपके हिंदी जो क्वेश्चन बैंक है उसमें भी संधि विच्छेद दिया जाता है। पेपर में मैं बात करूं तो आपका एक एक नंबर का टोटल 3 ही प्रश्न दिया जाता है, तो इसको भी आप लोग पढ़ लीजिएगा, तैयार कर लीजिएगा। उसके बाद में देखिए खा नंबर का पहला क्वेश्चन कि यशोचितम में समास है, तो यशोचितम में जो समास है वो आपका अव्यय भाव समास है। इन चारों में से अव्यय भाव यशोचितम में समास है, ठीक है। उसके बाद में देखिए दूसरा आपका है इसमें कि महात्मा में समास है, तो महात्मा में भैया कर्मधारण समास है, ठीक है। एक आता है समास विग्रह करने के लिए, तो उसमें भी मैंने काफ़ी बार वीडियो बना दिया है। समास विग्रह करके समास का नाम लिखना होता है, 3 दिया होता है, उनमें से किसी एक का करना है, ठीक है। 2 नंबर उसमें दे दिया जाता है, क्योंकि आप उसमें समास विग्रह करते हो, समास का नाम लिखते हैं, जैसा कि यहाँ पर समास का नाम दिया हुआ है कर्मधारण, ठीक है। 2 नंबर का समास होता है, यानी एक एक क्वेश्चन 2 नंबर का। 13 नंबर का नंबर का पहला क्वेश्चन देखिए कि गुरुत्व में प्रत्यय है, तो गुरुत्व में जो प्रत्यय हो जाएगा आपका त्वा हो जाएगा, ठीक है। आपका 13 नंबर का पहला क्वेश्चन, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन देखिए स्टूडेंट, दिया हुआ है कि भूत शब्द में प्रत्यय है, तो भूत शब्द में प्रत्यय क्या आपका त्वा हो जाएगा, बिल्कुल नहीं। कत्वा हो जाएगा, बिल्कुल नहीं। मतुप हो जाएगा, बिल्कुल नहीं। तो बचता क्या है भैया, आपका का वाला का तो हो जाएगा भूत शब्द का सही प्रत्यय। खा नंबर क्वेश्चन देखिए स्क्रीन पर दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है कि निम्नलिखित पदों में से किसी एक पद में विभक्ति तथा संबंधित नियम का उल्लेख कीजिए। आपको यहाँ पर 2 नंबर दिया जाएगा, ठीक है। तो टोटल कितने दिए हुए, 3 दिया हुआ है स्टूडेंट, और इनमें से किन्हीं एक पद का यहाँ पर देखिए दिया हुआ है कि किसी एक पद में विभक्ति तथा संबंधित नियम का उल्लेख कीजिए, ठीक है। जैसे मान लीजिए कि मैंने ये वाला कर दिया कि ग्राम परिता यहाँ पर देखिए उद्यानम अस्ति, ठीक है। तो यानी गांव के चारों ओर क्या है, बगीचा है, और इसमें दिया हुआ कि विभक्ति कौन सा है, तो द्वितीय विभक्ति है, ठीक है। कौन सा हो जाएगा, विभक्ति द्वितीय। इसका नियम यानी सूत्र हो जाएगा अबिता परता समया निक्सा हा प्रतियोग्यपि, ठीक है। ये हो जाएगा इसका नियम, ठीक है। और ये हिंदी में इसका अर्थ मैंने बता दिया था आपको, क्या हो जाएगा कि गांव के चारों ओर बगीचा है, ठीक है। ये आपको क्लियर हो जाएगा, मैंने कॉपी वाले वीडियो में बाकायदा इसको बताया है कि कैसे आपको लिखना रहेगा, ठीक है। 14 नंबर क्वेश्चन देखिए, ये देखिए 14 नंबर क्वेश्चन कि निम्नलिखित में से किसी एक पत्र के प्रारूप के साथ उदाहरण लिखिए, ठीक है। यदि किसी एक पत्र के प्रारूप के साथ उदाहरण लिखना है, 8 नंबर दिया जाएगा। ये जो सामान्य हिंदी होता है उसमें 6 नंबर का पत्र लेखन होता है, लेकिन ये साहित्यिक हिंदी है तो इसमें 8 नंबर का दिया जाएगा। पहले स्टूडेंट में बात करूं जो आर्ट के हमारे विद्यार्थी हैं उनको पता होगा, पहले जो है पत्र लेखन नहीं दिया जाता था साहित्यिक हिंदी में, लेकिन अब दिया जाने लगा है तो इसको भी हमें लिखना पड़ेगा। देखिए नगर में अतिक्रमण की समस्या के निवारण हेतु महापौर का पत्र लिखिए, अथवा करके दिया हुआ है। आप इस टॉपिक पर भी निबंध लिख सकते हैं, सॉरी निबंध नहीं पत्र लेकर, कि प्रधानाचार्य को छात्रवृत्ति के लिए आवेदन पत्र लिखिए। तो दोनों टॉपिक में से किसी एक टॉपिक पर आपको पत्र लिखना है, वीडियो चैनल पर मिल जाएगा, ठीक है। इंपॉर्टेंट पत्र के बारे में भी मैंने बताया कि 24 फरवरी को सटीक कौन सा पत्र आएगा, तो वो वीडियो भी चैनल पर आपको मिल जाएगा, ठीक है। सभी प्रकार को आपको हमारे चैनल पर वीडियोज मिलेंगी, और हालांकि ये पूरा पेपर मैंने सॉल्व कर दिया है। आप सभी के लिए मैं एक और वीडियो लेकर आने वाला हूँ जो कि पूरे पेपर में मैं सभी का, चाहे गद्यांश हो, ठीक है, या पद्यांश हो, सभी का मैं आंसर देकर आपको बताऊंगा, ठीक है। और आपको ज़्यादा कुछ भटकने की आवश्यकता नहीं रहेगी। आपको इसी तरीके से वीडियो चाहिए, ठीक है, न्यू वीडियो और आपके अपकमिंग एग्जाम के लिए, तो अच्छे से मैं तैयारी इस चैनल पर करा रहा हूँ। चैनल को आप लोग अभी सब्सक्राइब कर लीजिए, 2 ही सेकंड लगेगा स्टूडेंट, कर लोगे। हमारे ऊपर सपोर्ट बनाए रखिए, हमारे चैनल के ऊपर स्टूडेंट, मैं ऐसे ही वीडियो लेकर आता रहता हूं। तो वीडियो को शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों के साथ, वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ, नए वीडियो लेकर। जय हिंद।